नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसी का स्वागत है। अब तुम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स कवर करा दिया है। अब हम लोग जो बचे खुचे चैप्टर थे क्लास 9 और 10 के ईवीएस सेक्शन का, उसको हम लोग कवर कर रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने जो हमारे खाद्य संसाधन है उसके विषय में देखा, समझा और बनने वाले टॉपिक को देखा। आज का जो वीडियो है हमारा, या आज का जो चैप्टर है वो है ऊर्जा के स्रोत। देखिए, बात को समझिएगा। इस चैप्टर में आपको ऊर्जा के क्या स्रोत है और किस किस प्रकार की ऊर्जा हमें देखने को मिलती है उसको हम समझेंगे। और पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि आपके सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाए। जो भी नवीन नवीन आप शब्द सुनते हो, बड़ी कंफ्यूजन होती है कि ये कौन सा स्रोत है, वो कौन सा स्रोत है, पूरा हम प्रयास करेंगे आपको कवर हो जाए। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहेगी तो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। ठीक है, चलिए समझते हैं ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा मतलब सीधी सीधी बात है। ऊर्जा मतलब क्या? जैसे अगर आप अगर दिन भर आपको कहा जाए कि चलो दिन भर आप खेत में गुड़ाई करो या हल चलाओ, अगर आपने चलाया शाम को तो आप मरे पड़ जाएंगे, ऐसे पड़े रहेंगे चित्ते। कोई कोई कह दे कि चलो 2 बाल्टी पानी ला दो तो आप उसको थबड़िया देंगे। हराम खोर के, क्या दिन भर काम किया हूं, काम करूंगा मैं? पहले जा कुछ खाने को लेके आ। ठीक है, तो खाने को ले आ मतलब क्या? तो भोजन से हमें क्या मिलता है? भोजन से हमें मिलती है ऊर्जा। ओके, लेकिन यहां पे बात बड़े स्तर पे की जा रही है। तो ऊर्जा की बात आती है, ऊर्जा आई कहां से? तो जब ये द्वंद्व चला वैज्ञानिकों के दिमाग में, हाँ यार ऊर्जा आई कहां से, ये लाइट क्या है, ये क्या है, विद्युत वगैरह दुनिया भर का, ये मूल इसका आधार क्या है? तो ये पाया गया कि ऊर्जा को अगर आप गहराई से समझेंगे तो ऊर्जा का सबसे बड़ा और सबसे आप कह सकते हो कि बड़ा ले लीजिए, या एकमात्र जो सब सर्वश्रेष्ठ स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। ठीक है, तो सन इज द बिगेस्ट और लार्जेस्ट आपका सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा का क्या है? सूर्य है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ लिखना ही नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर को ऊर्जा देने वाला सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वहां पे भोजन होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मानव शरीर, हम लोग भोजन खाते हैं, हम लोग धूप तो पीते नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल पूछता है सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा? सूर्य होगा। क्लियर हुआ? चलिए, अब देखिए ऊर्जा जैसे सूर्य की रोशनी क्या है? अगर अभी कह दिया जाए कि कपड़ा तुमको सुखाना है, 1 घंटे का 50 रुपए लगेगा, ठंडी में तो लोग मरमरा जाएंगे, क्योंकि ठंडी में तो दिन भर कपड़ा सूखेगा नहीं। तो क्या करेगा आदमी? तो परेशान हो जाएगा। अर्थात ऊर्जा जो हमें है, या ऊर्जा का स्रोत ऐसा हो, कैसा हो भैया? जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो, या जहां से हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं वो क्या हो? बिल्कुल सस्ता हो। बिल्कुल सस्ता होगा तभी मजा आएगा। ठीक है, परिवहन में आसान हो। परिवहन का तात्पर्य यह है कि हम जहां चाहे वहां जाके अपनी लाइट लगा दें, कोई परेशानी ना हो। तो हम जहां से भी ऊर्जा ले, अगर उसको ले आने ले जाने में काम आराम है, तो हमारा वो स्रोत सबसे सर्वोत्तम माना जाएगा। तीसरा ये बात होती है कि जहां से भी आप ऊर्जा ले रहे हो वो पर्यावरण प्रदूषण को कम करे। ठीक है, या आप कह सकते हो कि पर्यावरण प्रदूषण वो ना फैलाए। और अंतिम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रति आयतन पर ले लीजिए या प्रति एकांक द्रव्यमान पर वो उच्च क्वालिटी की, या आपको ज्यादा ऊष्मा या ज्यादा ऊर्जा दे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब यह है कि 1 ग्राम हम ईंधन को जलाएं तो हमको बहुत सारी एनर्जी मिल जाए, बजाय 1 किलो के। ठीक है, अगर आप 1 किलो जलाते हो, मान लीजिए 5 जूल की ऊर्जा मिलती है, आप 1 ग्राम जलाते हो 5 जूल मिलती है, तो कौन बढ़िया हुआ? 1 ग्राम वाला। तो वही कह रहा है कि प्रति आयतन या प्रति द्रव्यमान पर अधिकतम ऊर्जा हमें प्राप्त हो तो उस स्रोत को हम सर्वोत्तम मानेंगे। ठीक है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य हुआ। एक स्रोत जो सबसे अच्छा हो सकता है वो कैसा होना चाहिए? परिवहन में आसान हो, सस्ता हो, ले आने ले जाने में प्रदूषण कम फैलाए, उसके बाद में प्रति एकांक या प्रति द्रव्यमान पे हमें ज्यादा ऊर्जा दे। इस मामले में सूर्य सबसे अच्छा है। ठीक है, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो गया? सूर्य हो गया। क्लियर? अब हम समझते हैं कि ऊर्जा
कि परिभाषा क्या है या समझते हैं ऊर्जा है क्या। जैसे देखिए, अगर इस दो चीजों को हम टकराएं, देखिए आवाज आ रही है, तो हमारे हाथ द्वारा जो काम किया जा रहा है इनको टकराने में, तो ये जो हम काम कर रहे हैं, जो ऊर्जा टकराती है, टकराने के बाद साउंड के रूप में बाहर आ जाती है या आवाज के रूप में हमें देखने को मिलती है। हमने स्विच ऑन किया, ये लाइट जल रही है, ठीक है, स्विच ऑफ कर देंगे लाइट बंद हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो जो विद्युत ऊर्जा है वो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बल्ब थोड़ा गर्म भी होगा तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में और प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। हम फोन से गाना सुनते हैं तो फोन की जो बैटरी है, जो सेल है, उसकी रासायनिक ऊर्जा साउंड के रूप में या ध्वनि ऊर्जा के रूप में हमारे कानों पे पड़ती है। हम यहां से बोल रहे हैं तो हमारे बॉडी की एनर्जी खत्म हो रही है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा वो खत्म होके जा रही है, अब साउंड रूप में आपके पास पहुंच रही है, ठीक है। या मोटा मोटा कहा जाए कि यार जो ऊर्जा है वो तो खत्म ही नहीं होती भाई। अगर देखा जाए, हम बोल रहे हैं, आपके पास जा रही है, आप सुन रहे हैं, तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है। अच्छा, जो हम बोल रहे हैं हम कहां से लेके आए? खानदानी है क्या मेरा? नहीं ना, हमने भी खाया पिया है, एनर्जी है, बोल रहे हैं। अगर हम थके रहेंगे तो भाड़ में जा, यूट्यूब नहीं पढ़ाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, हम भी कहीं से ऊर्जा ले आए और ऊर्जा हमने ट्रांसफर कर दी, अर्थात हमने ऊर्जा बनाई नहीं है। अब आप कहेंगे अच्छा, सूर्य तो हमेशा बना रहा है। नहीं 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 नहीं, इसमें भी ऊर्जा बनता है, हम समझाएंगे अभी। तो कहने का मतलब यह है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है, ठीक है। आई होप अब परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। तो एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। यानी कि ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना तो समाप्त कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें समझने के पश्चात में अब हम देखते हैं कि ऊर्जा के हमें अगर परिभाषाओं के आधार पे या विभाजन के आधार पे देखा जाए तो ऊर्जा हमें दो प्रकार से देखने को मिलती है। देखिए, पहला हमें मिलता है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा, अब ये नवीकरणीय क्या है हम समझाते हैं आपको, पहले इसको ध्यान से समझिएगा। और दूसरा हमारा है अनवीकरणीय ऊर्जा। दूसरा हमारा है अनवीकरणीय ऊर्जा। समझते हैं, देखिए घबराइए नहीं, सारी की सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कुछ भी बचेगा नहीं। देखिए, पहले हम चर्चा करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के विषय में। जैसे कि नाम से ही लग रहा है नवीकरणीय, नवी मतलब उसको हम क्या करें, नया बना दें। नवी मतलब नया बना दें, यानी कि जिस ऊर्जा का हम प्रयोग कर लें, करने के पश्चात हम, जैसे एक बार अगर बैटरी होती है टॉर्च वाली, यूज कर लिया आपने, आपको फेंकना पड़ेगा, उसको आप यूज नहीं कर सकते दोबारा। लेकिन अगर आपकी बैटरी है, आप इन्वर्टर लगा के उसको चार्ज भी कर सकते हो। तो वही मुद्दा यहां पर भी है, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका हम उपयोग करने के पश्चात जल्दी से फिर से उसको बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं नवीकरणीय। जैसे कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इसको यूज करने के पश्चात हम फिर से बना सकते हैं। सौर ऊर्जा के बारे में बात करें तो पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के बाद बात करें तो जल ऊर्जा। जल ऊर्जा के बाद बात करें तो भूतापीय ऊर्जा। देखिए, ये ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनका यूज करने के पश्चात हम इनको फिर से जल्दी से बना सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा की बात करें तो सोलर सेल। अब देखिए, सोलर सेल आजकल छत पे लगा रहता है, आप देखते होंगे। तो उससे अगर आप आज की एनर्जी यूज कर लीजिए, कल वो फिर चार्ज हो जाएगा, फिर यूज कर लीजिए, यानी बहुत कम समय में उसकी ऊर्जा हमने रिगेन कर ली। पवन ऊर्जा की बात करें, देखिए पवन ऊर्जा की बात करें
तो बहुत बड़े बड़े पंखे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पंखे खुले मैदान पे लगा देते हैं। जब वो पंखे घूमते हैं तो उनके घूमने के कारण जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है। नीचे लगा रहता है मोटर टरबाइन, उसके कारण वो कन्वर्ट हो जाती है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। और पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए कम से कम हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से रहेगी, तब यह बनता है। क्लियर हुआ पवन ऊर्जा क्या होता है। जल ऊर्जा की बात करें तो देखिए यहाँ एक मशीन लगा रहता है, मशीन में एक यहाँ पंखा लगा रहता है, ऊपर से बहुत सारा पानी इस पे गिराया जाता है, ठीक है, बहुत सारा पानी गिराया जाता है। जब ये पंखा ऐसे से घूमता है, तो इसके कारण इसमें मोटर घूमती है, और मोटर घूमने के कारण यहाँ पे लगा रहता है टरबाइन, और इस टरबाइन में इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार हम जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, और इसको क्या कहा गया है, नवीकरणीय स्रोत, यानी कि हम इसको यूज करने के बाद जल्दी से बना सकते हैं। भूतापी की बात करी जाए तो जमीन के अंदर, जैसे आप जितना जमीन के अंदर जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता जाता है, उसी टेम्परेचर को टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, एनर्जी में, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। क्लियर हुआ। आपको मैंने पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा बताया, ठीक है। इसके पश्चात आपको देखने को मिलता है, अगर आप देखें तो एक ऊर्जा है हमारा जैव, ठीक है, जैव मास ऊर्जा। अच्छा उसमें है तो देखेंगे, ठीक है। देखिए तो ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई नवीकरणीय ऊर्जा की, क्लियर, मतलब जिसको हम बना सकते हैं। अब ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनको हम यूज करने के बाद जल्दी नहीं बना सकते, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल उल्टा लिख दिया गया, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या आप कह सकते हो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। इसके बाद केरोसिन, ठीक है। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका प्रयोग हम केवल एक बार कर सकते हैं, या प्रयोग के बाद हम इनको यूज में नहीं ला सकते, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अनवीकरणीय स्रोत, ठीक है। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया, इनको हम अगर एक बार यूज कर लेंगे ये जल जाएंगे और इनको हम बना नहीं पाएंगे। अब कंफ्यूजन ये होती है यार, इसको नवीकरणीय, इसको अनवीकरणीय क्यों कहते हैं। देखिए बनाने को, जैसे आप पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, केरोसिन, अब आप कहेंगे कि हम कहीं और से भी ला सकते हैं, 1 लीटर खत्म हुआ दूसरा ला दें, बिल्कुल आप ला सकते हैं, लेकिन जो 1 लीटर खत्म हो गया है वो धीरे धीरे करके इनके स्रोत सीमित हैं, आज नहीं तो कल ये समाप्त हो जाएंगे, और इनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लगता है। कितना लगता है, हजारों लाखों वर्ष लग जाता है, तो इतना कौन इंतजार करेगा। और इनको बनने में केवल 1 दिन लगता है, किसी किसी तो 1 घंटा में बन जाता है, इसीलिए इनको कहा गया है नवीकरणीय, ये तुरंत बन जाएंगे, और ये अनवीकरणीय, इनको बनने में बहुत समय लगता है। क्लियर हुआ। इनका एक और नाम है, देखिए जैसे इनको हम कहते हैं गैर परंपरागत। अब इसमें भी कंफ्यूजन होती है, किसको गैर परंपरागत कहते हैं, किसको परंपरागत कहते हैं, वो भी हम कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। देखिए परंपरागत, देखिए सॉरी उल्टा हो गया, देखिए ये है परंपरागत, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, और ये क्या है आपका गैर परंपरागत। अब देखिए कंफ्यूजन होती है जब एग्जाम में आता है, यार इसमें कौन सा, किसमें हम कौन सा लिखें। बात को देख एकदम क्लियर कट समझिएगा। जैसे अगर आपको लड्डू बना बनाया मिले तो आप गपाक से खा जाएंगे, है ना, तो आप कहेंगे लड्डू वो था खा गए। अब आपका लड्डू ना मिले, आपको चीनी मिल जाए, बूंदी मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, पहले उसको बनाएंगे फिर खाएंगे। यानी कि आपको बनाना पड़ा, और बने बनान था, तो जो बने बनान है मतलब वो परंपरा में चलता हुआ आया है,
तो जो बने बनान ऊर्जा के स्रोत है वो परंपरागत, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा यूज करिए। लेकिन इन सब में आपको पहले काम करना पड़ेगा, तब आपको ऊर्जा मिलेगी। इसलिए ये सब क्या है, गैर परंपरागत। ये ऊर्जा बपौती नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा तब आप यूज करेंगे, ठीक है। तो गैर परंपरागत मतलब जिनमें आप कुछ न कुछ पहले काम करेंगे फिर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए वो है गैर परंपरागत। ऊर्जा नहीं था, हमने ऊर्जा इसको बनाया। तो समझने के लिए ऊर्जा तो था ही, बस हमने उसको यूज करने लायक बनाया। और जो पहले से ही यूज करने लायक है उसको हम क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय या क्या, परंपरागत, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है एग्जाम में, जब क्वेश्चन आ जाता है तो लफड़ा हो जाता है। जैसे अब आप बताइएगा, देखिए एक ऊर्जा है जैव मास, जैव मास ऊर्जा, इसको बायोम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बायोम, ठीक है। अब ये जैव मास ऊर्जा क्या है इसको समझिए, देखिए, ठीक है। बायोम ऊर्जा, ये ऊर्जा का जो स्रोत है, अब इसको समझ, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है गोबर गैस। देखिए गोबर गैस प्लांट, अब देखिए गोबर गैस प्लांट में क्या होता है, जैसे कि गोबर हो गया, कचरे हो गए, सबको एक गड्ढा खद के उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद उसको सड़ाते गलाते हैं, सड़ाते गलाने के बाद जो गैस उत्पन्न होती है उसको हम ऊर्जा के, जैसे गैस में इसमें CH4 मीथेन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और तमाम गैसें रहती हैं, लेकिन 75% मीथेन रहता है, जिसका इस्तेमाल हम ईंधन के रूप में करते हैं। अब आप बताइए खुद, क्या ये पहले से ही ऊर्जा के रूप में आया? नहीं ना, इसको हमने सड़ाया गलाया तब ऊर्जा के रूप में आया, और हफ्ते 15 दिन में ये बन जाता है। तो इसलिए इसको हम किस में रखेंगे, इस वाले में या इस वाले में? अब आप खुद सोच बताइए, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, यार जैव मास ये तो सड़ने गलने से बना है, सड़ने गलने से तो कोयलो बनता है, पेट्रोलो बनता है, तब तो ये होना चाहिए था अनवीकरणीय, लेकिन आप भूल कर रहे हैं, इसको हम जल्दी बना लेते हैं, इसलिए ये इसमें जाता है, गैर परंपरागत स्रोत में, ठीक है। तो बायोमास या बायोम या गोबर गैस प्लांट ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? ऊर्जा का ये गैर परंपरागत है, ठीक है। तो परंपरागत मतलब जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यूज कर लेना है, पेट्रोल, कोयला, डीजल। इसका दूसरा नाम है अनवीकरणीय, क्योंकि एक बार आप यूज कर लेंगे, दोबारा बनाने में बहुत समय लगेगा या नहीं बना पाएंगे। दूसरी बात, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो या जिनमें थोड़ा सा काम करने के बाद हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गैर परंपरागत स्रोत। ये बपौती नहीं है, गैर परंपरागत स्रोत, या इसका नाम है नवीकरणीय स्रोत। क्लियर हुआ? चलिए अब इसको डिस्कस करने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, और ऊर्जा का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ऊर्जा के स्रोत मैंने आपको समझा दिया। परंपरागत स्रोत क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, गैर परंपरागत बता दिया, उसके बाद नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत हमने आपको समझा दिया, ठीक है। देखिए अब इसमें कुछ और टर्म आते हैं, जैसे कभी कभी हम सुनते हैं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। ये क्या है? देखिए नाभिकीय ऊर्जा क्या है, अब ये परंपरागत है कि गैर परंपरागत? तो नाभिकीय ऊर्जा हमको फ्री में नहीं मिली थी, हमने जब रिएक्शन कराया तब मिली। तो ये कौन सी ऊर्जा होगी? बताइए बताइए। ये होगी गैर परंपरागत। और गैर परंपरागत मतलब इसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक आता है नाभिकीय विखंडन। क्या आता है? नाभिकीय विखंडन। देखिए नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, यूरेनियम 92 और ये होता है 235 के आसपास, ये टूटता है, ठीक है। जब इस पे हम न्यूट्रॉन इस पे पटकते हैं न्यूट्रॉन्स, तो ये टूट जाता है। किसमें टूटता है? देखिए ये टूटता है, एक वेरियम 56 139 या 40 आसपास होता है, और दूसरा टूटता है क्रिप्टॉन 36, ठीक है। ये दो फॉर्म में टूटता है और बहुत सारी ऊर्जा हमको ये देता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन के आधार पे परमाणु बम बनाया जाता है, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था, और बहुत ही भीषण बम होता है, ठीक है। तो नाभिकीय बम, नाभिकीय बोले, परमाणु बम किस पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन पे। मतलब जैसे अगर ये है, ये मान लीजिए है, ये पहले टूटेगा दो भाग में,
फिर ये टूट जाएगा 4 भाग में, ऐसे टूटते चला जाता है, ठीक है। और बहुत भयानक रूप लेता है, लास्ट में बहुत ही जान माल के नुकसान करता है, ठीक। दूसरी बात करें तो नाभिकीय संलयन है। देखिए अब ये दोनों में अंतर समझिएगा। नाभिकीय संलयन, देखिए नाभिकीय संलयन में क्या होता है, छोटे परमाणु जैसे कि 1s2 1s3 ये मिलकर के बनाते हैं एक हीलियम परमाणु और प्लस बहुत सारा ऊर्जा, ठीक है। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, हाइड्रोजन बम, जो कि परमाणु बम से कई गुना खतरनाक है। तो अब आप बताइए किसमें ज्यादा ऊर्जा होगी, इस वाले में कि इस वाले में? तो ज्यादा ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन में। अब आप बताइए सूर्य में कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला? तो आप आराम से बता देंगे कि सूर्य में ये होगा, ठीक है। तो सूर्य के अंतर्गत जो ऊर्जा का स्रोत है या ऊर्जा का जो कारण है वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन या सूर्य में हाइड्रोजन लगातार जल के हीलियम बनाता है और ढेर सारी ऊर्जा देती है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है, इसलिए ऊर्जा लगातार सूर्य से निकलती जा रही है, ठीक है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के हीलियम बनाते हैं और ढेर सारी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। क्लियर हुआ है टॉपिक? अब अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उस क्वेरी को हम तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आज का चैप्टर ऊर्जा के स्रोत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।